नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बात होगी वक्फ बिल पर घमासान की। वक्फ कानून में संशोधनों को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति, जिसे जेपीसी कहते हैं, उसकी बैठक में एक बार फिर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर बैठक की तारीख और एजेंडा बदलने का आरोप लगाते हुए तीखा विरोध जताया। इस बीच जगदंबिका पाल ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर उन्हें गाली देने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जेपीसी की बैठक में इस कदर दोनों पक्षों में हंगामा बढ़ गया कि मार्शल को बुलाना पड़ा। दरअसल जेपीसी की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बैठक का एजेंडा और तारीख बदलने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष पर उनके साथ घरेलू नौकर की तरह व्यवहार करने और सरकार के निर्देश पर काम करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के अनुसार बैठक के दौरान अध्यक्ष के पास लगातार फोन आ रहे थे, जिसमें सरकार की ओर से निर्देश दिए जा रहे थे। जबकि जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल के अनुसार विपक्षी सदस्य नहीं चाहते थे कि बैठक जारी रहे, इसलिए वे लगातार चिल्लाते रहे और नारे लगाते रहे। ध्यान देने की बात यह है कि इसके पहले भी कल्याण बनर्जी पर बैठक के दौरान असंसदीय आचरण के आरोप लगते रहे। एक बार उनके ऊपर बैठक के दौरान गुस्से में पानी की बोतल तोड़ने का आरोप भी लग चुका है, जिसके कारण खुद उनका यह हाथ घायल हो गया था। जेपीसी की बैठक विपक्ष जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, इन सांसदों के नाम हम आपको बताते हैं। वह है टीएमसी के कल्याण बनर्जी, टीएमसी के ही नदीम उल हक, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोबिबुल्लाह, कांग्रेस के नासिर हुसैन, कांग्रेस के ही इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद भी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अरविंद सावंत और डीएमके के ए राजा और अब्दुल्ला शामिल हैं। इन सांसदों को समिति से नहीं बल्कि केवल एक दिन की बैठक से ही निलंबित किया गया है। तो जेपीसी की यह बैठक और हंगामा ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई बात नहीं है। जी हां, बिल्कुल नई बात नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जेपीसी की बैठक में यह हंगामा बरपता हुआ नजर आ रहा है। पिछले बार भी यदि बात करें तो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी काफी गुस्सा हो गए थे। गुस्से में उन्होंने टेबल पर हाथ मारा, उनका खुद का हाथ घायल हो गया था। और देखिए, कमोवेश एक बार फिर से इस बैठक के दौरान इतना हो हंगामा बढ़ गया है कि मार्शल को बुलाना पड़ा और मार्शल को बुला करके निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर फिर 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड भी किया गया। हालांकि सस्पेंशन सिर्फ एक दिन के लिए है, लेकिन इस सस्पेंशन के मायने क्या निकलकर सामने आते हैं, साफ तौर पर इशारा करते हैं कि जेपीसी में ऑल इज नॉट वेल। जेपीसी इसलिए बनाई गई थी कि संभवतः जेपीसी के चलते जो भी दृष्टिकोण दोनों विपक्षी पार्टियों के बीच, यानी सरकार के तरफ से और विपक्ष के तरफ से जो भिन्नता है, उसे कहीं न कहीं पाटा जा सके, मुद्दों पर चर्चा हो सके और जो भी गतिरोध बरकरार है, जिस भी तरह के ऑब्जेक्शन है, उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए। लेकिन हो रहा है इससे ठीक उलट, गतिरोध और बढ़ता हुआ चला जा रहा है। विपक्षी सांसदों का साफ तौर पर आरोप है कि जो अध्यक्ष है जगदंबिका पाल, वह सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, सरकार के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, निर्देश भी सरकार से ले रहे हैं और टालम टोल कर रहे हैं। एजेंडा कुछ और रहता है, एजेंडा बदल दिया जाता है, तारीख कुछ और रहती है, तारीख बदल दिया जाता है। ऐसे में उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। सरकार के तरफ से यदि बात की जाए तो यदि अब जेपीसी के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष है जगदंबिका पाल, उनकी ही सुने तो वो कह रहे हैं कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उन्हें गाली दी और उसके बाद उनके बर्ताव के देख करके, तमाम विपक्षी सांसदों के बर्ताव को देख करके उन्हें यह फैसला लेना पड़ा और निशिकांत दुबे ने एक प्रस्ताव दिया और उसको स्वीकार करते हुए इन्हें एक दिन के लिए निलंबित किया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि फिर वह बैठक सुचारू रूप से चली। इस बैठक में मीरवाइज फारूक भी शामिल हुए थे। हालांकि मीरवाइज फारूक ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वो सस्पेंड नहीं हुए थे, उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि बैठक में जो चर्चा हो रही है, बैठक में जो पॉइंट्स रखे गए हैं, उसमें जिला कलेक्टरों को ज्यादा ताकत दी गई है और ऐसे में उनको इतना ताकत देना और वो किसी भी संपत्ति को
वक्फ की संपत्ति को वो डिसाइडिंग अथॉरिटी हो जाएंगे। ऐसे में उनका मानना है कि ये सब सारी सरकारी संपत्ति में बदल सकता है। तो ये कुछ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स इस बैठक से निकलकर सामने आ रहे हैं और हंगामे के आरोप में 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड हो गए हैं। हालांकि एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि एक बैठक 27 जनवरी को और बुला दी गई है और उसके लिए मांग की जा रही थी कि 30-31 के बाद यह बैठक हो, लेकिन जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं कमेटी के, उन्होंने कहा है कि नहीं, 27 को बैठक होगी क्योंकि 29 तक रिपोर्ट सौंप देनी है। इस पर विपक्ष ने साफ तौर पर हमलावर होते हुए कहा है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव को फोकस में रखते हुए इतनी हड़बड़ाहट की जा रही है ताकि राजनीतिक माइलेज उठाया जा सके दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा। लेकिन इस पर जेपीसी अध्यक्ष का कहना है कि नहीं, बजट सत्र के पहले उन्हें यह रिपोर्ट पेश कर देनी है, यह उनका वक्तव्य है। ऐसे में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो घटने का नहीं बल्कि बढ़ने का ही नाम ले रहा है और इस हो हंगामे के चलते जो रियल मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए वह मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर जेपीसी जो गठित की गई वो भी वक्फ बिल को लेकर के उसका औचित्य क्या है, और यदि इसमें भी कोई समाधान या कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो फिर क्या होगा। तो वक्फ बिल पर यह घमासान छिड़ा है, थमने का जो नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में अब विपक्ष ने बैठक की तारीख और एजेंडे को लेकर के लामबंद होने के लिए एक कदम उठाया। उन्होंने अपनी बात को आगे रखा। उनकी बात को, उनका आरोप है कि अनसुना कर दिया गया, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तरह से अपनी ही बात की जा रही है एक तरफ से जेपीसी की बैठक में, जो न्यायोचित नहीं है। और जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो वक्फ बिल पर यह घमासान आखिर कब जाकर रुकेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब वक्त है भी नहीं उतना, क्योंकि 27 तारीख को एक बैठक फिर बुलाई गई है और उसके बाद तमाम जो बिंदु हैं उनके ऊपर सिलसिलेवार चर्चा होगी और संभवतः 29 तारीख को मामला क्लोजर होकर रिपोर्ट सबमिट भी कर दी जानी है। तो ऐसे में जो हंगामेदार वक्फ के ऊपर चर्चा हो रही है जेपीसी में, उसका निराकरण निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जेपीसी बैठक में जमकर हंगामा हुआ है, वक्फ बिल में यह घमासान छिड़ा हुआ है और अब जो भी निष्कर्ष पर निकलने की कोशिशें थी, क्या वह प्रैक्टिकली साबित हो पाएंगी, कुछ हो पाएंगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय खेरा साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक तिवारी साहब जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय कौशिक साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत खेरा साहब आप ही के साथ करेंगे। अब देखिए, वक्फ बिल को लेकर घमासान ऐसे छिड़ा है, मान लीजिए कि आज ही यह कानून बनने जा रहा है और आज ही सब कुछ हो जाएगा। आमतौर पर जेपीसी का गठन इसलिए होता है ताकि जो मतभेद होते हैं वह मतभेद सिलसिलेवार तरीके से बातचीत के जरिए हल हो सके और एक निष्कर्ष पर संभवतः पहुंचा जा सके। लेकिन सर, हो तो इसके बिल्कुल उलट रहा है। आप कह रहे हैं कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं आप मनमाना तरीका से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सर, ये आपको नहीं लगता ये पूरी कमेटी का गठन होना, इसका औचित्य ही क्या रह जाता है फिर? खेरा साहब, आपका ओपनिंग टेक। देखिए, वक्फ के लिए एक तो पहले ही से जब से कानून बना था आजादी के कुछ वर्षों के बाद, तभी उसमें काफी गलतियां थी, जातियां थी और उस पर बहस होती रही। लेकिन दोबारा जब 1951 में एक्ट लाए, कांग्रेस पार्टी का शासन रहा होगा, जो एक्ट लाया उस एक्ट ने तो बिल्कुल तबाही मचा दी और उस एक्ट ने तो सारे के सारे अधिकार लोगों के संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया। ठीक है। कोई भी जमीन कहीं पर भी
जहां बोला ये वक्फ बोर्ड की है और उनने अपना कुछ भी बना लिया रातों रात या कल या सवेरे, एक फेंसिंग डाल दिया, 20 लोग 50 इकट्ठे हो गए, चबूतरा बना लिया, कुछ भी कर लिया, वो वक्फ की हो गई। ये चाहे आपकी जमीन हो, चाहे मेरी जमीन हो, चाहे सरकारी जमीन हो। हाँ। इस तरह से इस पिछले 20-25 साल में वक्फ ने इतनी जमीनें मतलब लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया इस बीच, जो ना सन 52 में था, न सन 47 के पहले था, न बाद में था। अभी अभी जो किए गए कब्जे हैं, हर तीसरा चौथा आदमी रोता मिलेगा आपको। अच्छा। और ये होता रहा। हाँ। और इसलिए इनका कोई माई बाप नहीं मिल पाया इनको, क्योंकि सबको उन पार्टियों को जिन्होंने शासन चलाया, पीछे चला रहे थे, जिन्होंने एक्ट बनाया वो, और उनके माइनॉरिटी वोट छोड़ाने वाली दूसरी पार्टियां, जिसमें समाजवादी भी है, जिसमें तृणमूल भी है, अब आप भी आ गई है, और उसी में ओवैसी साहब की पार्टी है। इन सब पार्टियों ने अपना वो बैंड बनाने के लिए ये भूल गए कि कर क्या रहे हैं, वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है। वक्फ बोर्ड ने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ छाड़ के एक सिंगल बात पर ध्यान दिया कि किसकी जमीन कहाँ पे कैसे कब्जा हो सकती है। ये पूरे हिंदुस्तान भर में हुआ है। इस एक्ट से जो नुकसान हुआ है इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता, चाहे वो ओबीसी हो और चाहे वो अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई हो, खड़े होके एक बार भी ये बहस करने के लायक नहीं है। अब लड़ाई है इनमें कि कौन वक्त की रक्षा ज्यादा कर रहा है, तो वो उसको वोट मिल जाए। इस वोट की खातिर ये राष्ट्र को अपमानित कर सकते हैं, देश को बर्बाद कर सकते हैं। उस वोट और कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं कोई सीमा नहीं। ये रोगियों को बता सकते हैं, उन्हें मकान दिला सकते हैं, उनके राशन कार्ड बनवा सकते हैं, बंगाल से एंट्री करवा सकते हैं, और दिल्ली में आप पार्टी के लोग उन्हें फंसवा के जमीनें देते हैं। तब इन हालातों को कैसे सुधारा जाए? अगर ये चुने हुए नुमाइंदे हमारे प्रतिनिधि भी यही हरकत करेंगे, तो उसका मतलब क्या कि सिर्फ वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं? तो राष्ट्र हित का, जनहित का सवाल है, संविधान का सवाल है। उसके साथ खिलवाड़ करके एक बार मेजोरिटी पर आपने एक एक्ट बना दिया था, उसके अपने विचार का समय है ये, उस विचार में अपनी बात रखने का समय था। बात रखने के बाद आप उस कमेटी को बिगाड़ते हैं कि किसी तरह कमेटी रिपोर्ट न जमा करा पाए। अब आप देखिए विरोधियों में जरा देखिए तो सही, 2 लोगों को छोड़ के बाकी सब माइनॉरिटी लीडर्स हैं। हम समझ सकते हैं उनकी बात। हाँ। हम समझ सकते हैं कि वो उनको उनके वोट चाहिए, उनको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, उनकी राजनीति जिंदा इसी पर है, वो मर न जाए। तो चलिए बाकी सब मुस्लिम में जितने ओबीसी से लेके सारे के सारे 2 लोगों को छोड़ दीजिए। तो एक ममता बनर्जी तो खैर वो एक तरह से ब्रांडेड ही मुस्लिम नेता और मुस्लिम ही सब लोग करारते हैं, जहाँ वो मंदिर का जुलूस बंद कर देती हैं और परमिशन नहीं देती हैं, और इन लोगों को ईद के जुलूस के लिए परमिशन दे देती हैं। हाँ। ये सबने देखा है, खुलेआम देखा है। और इस तरीके से तो उनको तो कुछ भी हो, कल्याण बनर्जी को तो हर जगह ये खेल बिगाड़ना है। किसी भी सूरत में कांग्रेस उनके 100 भी माइनॉरिटी वोट न छोड़ाने पाए। ठीक, ये दर्द उनका है। ठीक, और यही 2 लोग हैं। नहीं तो मैंने आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर वो इस तरह की अड़चने पैदा खेल बिगाड़ेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक, हमारे वोट खराब ना हो जाए, ठीक है, नहीं तो बिगाड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके खैरा साहब। अब देखिए हमारे साथ तिवारी साहब भी जुड़ चुके हैं। तिवारी साहब आपका भी स्वागत है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तिवारी साहब, अब खैरा साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो सर्वविदित है कि वक्फ ने अपना काम नहीं किया, वक्फ ने सिर्फ अनाधिकृत तरीके से संपत्तियों को बढ़ाया है, और अब जब उसके अबॉलिशमेंट के लिए या फिर उसको रेक्टिफिकेशन के लिए हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अपने वोट बैंक के लिए ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। और जेपीसी की जो हम बात कर रहे हैं, चलिए वक्फ पे तो बाद में जाएंगे, जेपीसी जो गठन हुआ है उसमें जो विधायक हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं, जो सांसद है, माफ कीजिएगा, जो वो जुड़े हुए हैं विपक्षी, वो अब उस रास्ते पर नहीं जाना चाह रहे हैं जो उसका एक्चुअल पर्पस है। आपका टेक क्या है? आपका कहना है कि भाई हमें सुना नहीं जा रहा है। ऐसे में जो आम जनता है वो क्या समझे और किसकी सुने? बात है, ये लोकतंत्र से चलता है हमारा देश जी। हमारा देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। कोई तानाशाही तो है नहीं यहाँ पर कि एक पक्षीय बात सुनी जाएगी और लोकतंत्र नहीं रहेगा। लोकतंत्र में पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। करेक्ट, यही हमारे लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। जी गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, सही कह रहे हैं आप जी। तो उस लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुसार जेपीसी में गई ये बात। अब जेपीसी में चर्चा होनी चाहिए ना। हाँ, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, सभी को अवसर मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। यही बात तो कह रहे हैं कल्याण बनर्जी। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो कहा कि इमरजेंसी लगा दिया गया है, जैसे किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं है इसमें, और जो है एक पक्षीय बात कर रहे हैं।
ऐसे नहीं होती है। जेपीसी अगर बैठी है तो उसमें सभी को, पक्ष हो या विपक्ष हो, सुनने का अवसर मिलना चाहिए और तभी ये चीज हल हो सकता है। इसमें ये मसला, इसमें गलत क्या कह रहे हैं और उस पर आप फिर जो है एक्शन लेते हो विपक्ष सांसदों पर, विपक्ष सांसदों पर, ये तो ठीक नहीं ना। नहीं तो जगदम्बिका पाल साहब कह रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं जेपीसी के, भाई गाली दे रहे हैं और उसके चलते अरे उनको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, वो तो ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे ही करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अपनी बात कहने का अवसर सभी को होता है और अगर जेपीसी हो रही है तो उसमें विपक्षी सांसदों को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। वो अपनी बात कहें, आप उसको समझें, मंथन करें और मंथन के आधार पर जो है कोई रिजल्ट निकलेगा उसमें। तो आपको लग रहा है जिस पर्पस के लिए जेपीसी का गठन किया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है। कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कौशिक साहब, अब देखिए मार्ग में अड़चने कई हैं। एक अड़चन तो ये है भाई कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि उस होने के लिए जो रास्ता बनाया गया है, यानी जेपीसी की हम बात कर रहे हैं, वो रास्ता ही गड़बड़ है, उसमें ही कुछ चीजें नहीं ठीक से सुचारू रूप से चल पा रही है। ऐसे में अब अंजाम तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए यदि रास्ता ही सुगम नहीं है तो फिर वो मंजिल कैसे आएगी? और जिस पाले में भी मंजिल जाए, जिधर भी जाए, कहने का मतलब है चाहे वो वक्फ बिल बने, एक्ट बने, ना बने, लेकिन एक निष्कर्ष पर कैसे कोई पहुंचे? आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है और अपनी गलतियों का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रही है। अच्छा। वो एक हमारी ऐसी छवि बनाना चाहती है कि जैसे लोकतंत्र में हम किसी कानून में बदलाव के विरोधी हो। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर मुस्लिम समुदाय को कोई आपत्ति है तो उनकी आपत्तियों को रखने का तो हमारा हक है। अगर ये मामला हिंदुओं से संबंधित होता तब भी हमारा यही नजरिया होता। अच्छा। और उन परिस्थितियों में सरकार पूर्ण बहुमत से है तो जो मर्जी निर्णय लेने की क्षमता में है। इस बात का फायदा उठाकर ये हमें बदनाम करना चाहते हैं कि हम इस बिल में अमेंडमेंट के विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें चाहते हैं जायज मुद्दों पर बदलाव हो और सरकार किसी भी परिस्थिति में अपनी ही चलाना चाहती है। यानी कि जेपीसी में जो भेजा है इस मामले को, वो चाहती है कि यहाँ से भी उसी तरह वापस हो जाए जिस तरह से सरकार की मंशा थी, जिन प्रावधानों को लागू करना। ठीक है कौशिक साहब। खैरा साहब, देखिए अब आप तो देखिए विपक्ष जैसा बोल रहा है, आप तो खामखा बदनाम किए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम कहाँ अमेंडमेंट के विरोध में हैं भाई, लेकिन कम से कम सिलसिलेवार चर्चा तो हो। विपक्ष यह कह रहा है कि भाई अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति वहां बन गई है। अब जेपीसी के अध्यक्ष है, वो उनकी नहीं सुनते, किसी और की सुनते हैं और उसके मंशे से काम करते हैं। तो सर, ऐसे में अब सरकार में आप हैं, बड़े भाई की भूमिका में आप हैं, बड़ा दिल अगर आपको दिखाना पड़ेगा, सबको साथ में लेकर चलना है अगर, तब नहीं तो फिर जो भी हो जैसा हो। खैरा साहब, देखिए कल्याण बनर्जी मशहूर हैं, हाँ, गुंडागर्दी के मामले में भी, बदतमीजी के मामले में भी, यहाँ तक कि असभ्य भाषा के बारे में वो माफी भी मांग चुके हैं, हाथ जोड़कर लोकसभा के अंदर माफी मांग चुके संसद। तो कल्याण बनर्जी तो ऐसा करने के लिए मशहूर हैं। रहा ओबीसी का तो उनका ओबीसी जी का ऐसे लड़ते झगड़ते तो कम देखा है, लेकिन बातों में वो भी आउट ऑफ दी वे जाते हैं। और उनके भाई ने तो इतना तक कह दिया था कि हम जिस दिन हो जाएंगे ना 40 करोड़, उस दिन तुम्हें बता देंगे हिंदुस्तान में क्या है हम। तो इस तरह की धमकी देना उनका सगा भाई दे चुका है, ये पब्लिकली दे चुका, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व ने देखा है। तो इस तरह के लोग के साथ कोई मुश्किलें आनी थी, क्योंकि इन्होंने तो करना ही, हमने बताया ना, खेल बिगाड़ने वाला आंगन टेढ़ा बंद, उन्होंने उधम करना चालू कर दिया, ये होने न पाए किसी तरीके से। और हमको ये मेरिट मिल जाए पूरे हिंदुस्तान भर में कि हम माइनॉरिटी के रखवाले हैं, जबकि इसमें रखवाने वाले लाभ रखवाने वाले की रखवाले की बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई उनका हक थोड़ी छीना जा रहा है, न हक छीना जा रहा, न छीना जाना चाहिए, न किसी को ये अधिकार है, न ऐसा होना चाहिए। नहीं, खैरा साहब, वो तो कह रहे हैं कि चलिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जो अध्यक्ष साहब हैं वो एजेंडा बदल देते हैं, कभी तारीख बदल देते हैं। हम 30-31 तारीख के बाद चर्चा अगर चाहते हैं, एक्सटेंशन चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? वो कहते हैं नहीं 27 तारीख को ही मीटिंग होगी, 29 को रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो उनका आरोप है कि भाई हड़बड़ाहट लग रहा है, कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव तो कहीं फोकस में नहीं है कि उसके पहले इसका माइलेज लिया जाए।
हड़बड़ाहट का कोई सवाल नहीं है। हाँ। और पहले ही इसमें काफी देरी हो चुकी है। हाँ। और ऐसी बीसियों उस जमाने में जेपीसी बैठती रही जिनकी साल रिपोर्ट आती नहीं थी। हाँ। ये होता नहीं है अभी सरकार में। अच्छा। उनकी के आने के बाद और अभी कभी ऐसा देखा नहीं या कि जेपीसी बैठे और बरसों बरस बैठी रहे। उनकी तो सालों साल बैठती रहे, वो नहीं है। सवाल है कभी तो होगा समय पर, कभी तो विधानसभा चुनाव होंगे, कभी आप कह रहे आज पोस्टपोन करिए, कभी कभी कह रहे वो कर दीजिएगा। अगर ये सत्र से पहले जमा कराना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? क्यों तैयारियां नहीं है आपकी? इसका मतलब आप माइनॉरिटी का इंटरेस्ट नहीं देखना चाहते हैं, आप खाली शो ऑफ करना चाहते हैं। वरना अब तक तो पूरा समय था, तुमने पढ़ा क्यों नहीं अभी तक? जाना क्यों नहीं? क्यों तारीख चाहिए आपको? किस लिए चाहिए बताइए ना। अगर ओबीसी जी एक सीट लड़ रहे हैं एमएलए के, वहाँ घूम के आ तो गए हैं, हो गया। कल्याण बख्शी तो कोई चुनाव है नहीं, वो कोई यहाँ सीट लड़ नहीं रहे विधानसभा की। अब क्यों चाहिए ना समय बताइए? वो तो कहते हैं कि आप एजेंडा ही बदल देते हैं। कोई बीमार है कोई? नहीं, अभी उन्होंने कहा ना हमें समय चाहिए, समय चाहिए। भाई बैठिए ना 30 तारीख को। अगर हाँ कोई खास वजह होती तो मैं समझ सकता था। आपने तो तारीख पे तारीख चाहिए कि अभी नहीं हो पाया। तो सर ये भी बता दीजिए खेरा साहब कि 29 को मतलब सबमिट कर देना जरूरी है, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे नहीं हो सकता यदि मैटर वक्फ को लेकर है और इतना सेंसिटिव मैटर है। बजट सत्र के पहले ही पेश करने की भी क्या हड़बड़ाहट है? कोई उसके पीछे भी लॉजिक या मंशा है क्या? बजट सत्र क्या, जो भी सत्र सामने आएगा। पीछे होता तो कह देते वो विंटर सेशन है, उसके पहले आता मानसून सेशन है। अरे सेशन तो कोई ना कोई सेशन में तो होगा ना। अच्छा, ठीक। जब एक कमेटी बैठ रही है तो उसकी रिपोर्ट अगर अर्लीस्ट पॉसिबल देना उनका कर्तव्य है, ठीक। उसको टालना कर्तव्य नहीं है, ठीक। दूसरी बात, तारीख तय सबसे पूछ के हुई होगी मेजोरिटी से। इन 5 लोगों के कहने से नहीं हो सकती, उसमें और होंगे 20-25 मेंबर, मुझे नहीं पता संख्या का। उन्होंने जो रखी होगी इस पर तारीख तय होगी। और फिर ये अध्यक्ष आप होते या वो होता, वो उसका प्रेरोगेटिव है कि बात करने के बाद सबसे तारीख उसने तय होनी क्यों करनी होती है। आप तय नहीं करेंगे 1-2 मेंबर या 4 मेंबर या एक ग्रुप, ठीक लोग होते हैं उसमें, ठीक है, तय किया। आपको जाना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, एजेंडा बिल्कुल क्लियर कट है, कोई नया एजेंडा जुड़ना नहीं, घटना नहीं है, सब पता है एजेंडा क्या है, आपके सामने है। अब आप आगे नहीं आते, पढ़ना चाहते नहीं है। अब वक्त की समस्याएं देख लेते, उसमें दूसरे लोगों की भी समस्याएं देख लेते, विचारों की, जिनकी जमीनें चली गई हैं पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर। आपका कर्तव्य था ये, ठीक, निभाना चाहिए, इनको बिगाड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। अब देखिए जमाने में हो भी नहीं सकता कि आपको किसी ने उठा लिया, भगा दिया, निकाल दिया, तो हो ही नहीं सकता। ओके खेरा साहब, अब देखिए अब तिवारी साहब वो कह रहे हैं भाई पंक्चुअलिटी के ऊपर वो आगे चल रहे हैं, समय की कद्र कर रहे हैं और समय पे रिपोर्ट को सबमिट करना उनका कर्तव्य है, यानी किसी का भी कर्तव्य है। तो इसमें कहाँ कोई आपत्ति है? सारे पॉइंट ऑफ जो है उनमें डिस्कशन के लिए वो आपके सामने आप ही नहीं करना चाहते? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप तो अच्छी तरह समझ रहे हैं, मीडिया है और अच्छे जानकार हैं आप। सच्चाई ये है भैया कि ये किसी भी मसले को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से हल नहीं करना चाहती है, उलझाना चाहती है, लटकाना चाहती है, उस पर कुछ विवाद हो ऐसा चाहती है और ये पब्लिक डोमेन में उसको रख करके अपना फायदा लेना चाहती है। इतना ही खेल है कुल। इनको एक ही चीज सूझती है, कुछ ऐसा करो जिससे बिना कुछ किए धरे, बिना विकास कार्य किए, बिना महंगाई कम किए, बगैर रोजगार दिए, बगैर किसानों की समस्याओं को सुने, बगैर किसी अच्छे तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात है। अर्थव्यवस्था की बात ये नहीं कि 5वीं है कि 3री है। अर्थव्यवस्था की बात है कि हमारा जो गरीब है आज वो कहाँ खड़ा है। गरीब को 5 किलो अनाज पे आपने निर्भर कर दिया है। सवाल इस बात का है, इन मुद्दों से हर हालत में ये निपट नहीं पा रही है और इन मुद्दों को सुलझा नहीं पा रही, क्योंकि इसका कार्य है पूंजीपतियों का साथ देना, उनके कर्जे को, बड़े बड़े कर्जों को माफ कर देना। भाजपा का कार्य ही रहा है, हमेशा पूंजीपतियों की पार्टी रही है भाजपा, उनसे मित्रता रही है इसकी। गरीबों से कोई लेना देना इसका कभी न रहा है, न आगे रहना है। सवाल इस बात का है और सवाल इस बात का है कि इसको जब तक उलझाए रहेगी, जिंदा रखेगी इस मसले को, तब तक इसको जो है कहने का मौका मिलता रहेगा कि हम तो बहुत बड़ा वक्त पर जो हम कहाँ ढा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये मानसिकता मिलाने के लिए पब्लिक डोमेन में और जो है दूरियां पैदा करने के लिए, खाइयां पैदा करने के लिए, आपसी सद्भाव को कम करने के लिए हर हथकंडा अपनाती है, चाहे संभल का हो, चाहे बहराइच का हो, चाहे इस तरह के मसले हो, चाहे इनके नेताओं के वक्तव्य हो, सारी चीजों को देख लीजिए। लेकिन पब्लिक अब इनसे दूर जा रही है और उत्तर प्रदेश ने इसकी
की पहल कर दी है 24 के चुनाव में। उत्तर प्रदेश ने इनको मुंह की खाए हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश से इनको सबक मिला है पूरी तरह से। अब ये बौखलाए गए हैं बिल्कुल कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया इनके। यूपी में ये कमजोर पड़ गए, अब धीरे धीरे देश में कमजोर पड़ रहे हैं। ये हालत इनकी है, इसलिए इनके नेताओं को सूझ नहीं रहा क्या करें क्या न करें। जेपीसी में भी उलझा रहे हैं, जेपीसी में भी किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आज हालात यह है कि चाहते हैं इसको उलझाए रखना चाहते हैं कि इनका बहुमत है, सारी चीजें इनके पास है, लेकिन ये इनकी सरकार कमजोर सरकार है। इसी साबित होता है कि एनडीए की सरकार कमजोर सरकार है। भाजपा 240 पर जो सिमटी है वो जो है अपने समझ ही नहीं पा रही कि वो क्या करे क्या ना करे। आज हालात ये है, बैसाखियों पर टिकी सरकार है ये सरकार, इसी सरकार को कमजोर कहते हैं। पब्लिक ने तो दिखा दिया इनको, एनडीए पे लाके खड़ा कर दिया। भाजपा सरकार को एनडीए सरकार बना दिया। ठीक, पब्लिक ने, यूपी ने खासतौर से। ठीक है कौशिक साहब, अब देखिए जिस ओर बात जा रही है, अब आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं। कहने का मतलब है भाई कि कांग्रेस के तरफ से भी तो आपके रिप्रेजेंटेशन के तौर पे नासिर हुसैन साहब गए हैं, इमरान मसूद सरीखे लोग हैं, मोहम्मद जावेद हैं, उन सबको भी सस्पेंशन वाले 1 दिन के सस्पेंशन के लिस्ट में शामिल करना पड़ गया है, हो गया है मार्शल बुला करके। तो अब जो जेपीसी चल रही है, ये जो जेपीसी का पर्पस है, अब आपको लगता है कि अब वक्फ के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस रेज करने थे, क्योंकि खैरा साहब तो कह रहे हैं कि सब कुछ भाई हिसाब से चल रहा है, समयबद्ध तरीके से चल रहा है, आप ही लोग ढील ढाल करके आगे बढ़ाने के इस पे तुले हुए, कभी तो सबमिट करना ही होगा ना, तो वो सुबह कब आएगी? देखिए, सबसे पहली बात ये कि अगर इसमें डिले होती है तो इससे कांग्रेस को क्या फायदा है? हाँ, तो मुझे बता दी क्या फायदा है हमारा। ठीक है, नहीं तो आपने पूछा है तो पूछ ही लेते हैं। ये खैरा साहब कह रहे हैं कांग्रेस वाले प्रवक्ता की क्या फायदा है अगर वो डिले करेंगे तो? अच्छा, दूसरी चीज है, फायदा है, हाँ आ रहे हैं कौशिक साहब, हंगामे से फायदा है, हाँ हंगामा करने से इन्हें लाभ मिल सकता है, ये समझते हैं। ये अपने आप को ठीक कॉम्पिटिशन में मुसलमानों का अपना नेता प्रमाणित करना चाहते हैं। ओके, ठीक है, बस यही बात थी, बस इसी के लिए। बोलिए कौशिक साहब। देखिए, इनका झूठ और पाप आपके सामने आ गया। हाँ, इनका कहना क्या है कि हम मुसलमानों का नेता बनना चाहते हैं, हम इसलिए हंगामा करना चाहते हैं। ये इस बात का कोई कारण जवाब नहीं दे पाए कि डिले करने से हमें कोई क्या फायदा है। पहली बात देखें, ना हमें डिले करने से कोई फायदा है, ना हमारी हंगामे की सोच है, लेकिन जब जब लोकतंत्र को कुचला जाता है, क्या सच्चाई की आवाज दबाई जाती है, या विरोधी पार्टी के लोगों को इसलिए दबाया जाता है जब विपक्षी दल बहुमत में सरकार में नहीं, तो उन परिस्थितियों में विरोध प्रदर्शन करना, संघर्ष करना हमारा नैतिक दायित्व है। ये बड़े स्पष्ट तौर से मैं कह रहा हूँ। ठीक, और हमारा मुद्दा ये है, ये कोई भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है कि अगर अभी हल नहीं हुआ तो कोई परमाणु बम गिरा देगा हमारे देश के ऊपर। ठीक, ये विषय जनता से, आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये दशकों से चले आ रहे मुद्दे हैं। तो अगर इनमें डिले भी हो जाएगी तो पहाड़ ही टूट जाएगा। मुद्दा ये है कि किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपसी प्यार और भाईचारे के साथ जरूरी मुद्दों पर चर्चा होने के बाद में अमेंडमेंट होती हो जाए, भाई जो होनी है होगी, लेकिन एक प्रॉपर चर्चा अगर हो तो सरकार को ऐतराज क्या? नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने कौशिक साहब, और प्रॉपर चर्चा होनी चाहिए और मुद्दों को बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से सुनना चाहिए, ये तो खैर जरूरी होता है। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात को रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो वक्फ बिल पर घमासान जो छिड़ा है वो जाकर रुकेगा कहाँ और रुकेगा कैसे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार।